नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी के कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बेहतर चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को आज आगे बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान की किताब का अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ठीक है, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जहां पर पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की तारीफ हो रही थी, ऐसा क्या हुआ उस दौर में कि जब उस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट आया है। और आप लोगों में एग्जाम पर संकट ना आए, आप लोग एग्जाम में संकट से बचे रहे, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ लेना। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट तो ठीक हो गया, कल को आप पे संकट आ गया ना तो अगले साल वापस वीडियोस देखोगे, सर प्लीज एक बार वापस पढ़ा दो, सप्लीमेंट्री आ गई, ऐसा काम मत करना, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 2। आज के हमारे क्या टॉपिक्स रहेंगे? आज हम बात करेंगे आंदोलन की, ठीक है। आंदोलन होंगे गुजरात में और बिहार में, फिर बात करेंगे रेल हड़ताल की और फिर बात करेंगे न्यायपालिका से संघर्ष की। ये 3 आज हमारे बड़े टॉपिक से, इनके हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात और बिहार के आंदोलन की, परंतु आपको थोड़ा सा मैं पीछे वाले लेक्चर से जोड़ देता हूं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, कि आपातकाल क्या होता है, इमरजेंसी क्या होता है। इमरजेंसी क्यों बताया? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें इमरजेंसी के बारे में ही पढ़ना है। वो आपातकाल जो लगाया गया था उसी को ही कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट बताया गया था। तो आपातकाल क्या था, कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगे, कब से कब तक लगे, समय सीमा सब कुछ आपको पूरी बताई गई थी, ठीक है। और अब आपातकाल लगा दिया, आपातकाल को लगाने का क्या तरीका होता है, हटाने का क्या तरीका होता है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो ये पूरा प्रोसीजर है, वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 या जिसे मैं कहता हूं लास्ट लेक्चर था, उसमें अपन ने समझ लिया था अच्छे से, विस्तार से और विस्तृत रूप में हमने उस चीजों को समझ लिया था। फिर हम लोगों ने देखा कि 1971 में, पिछले अध्याय में जाना कि 1971 में प्रचंड बहुमत के साथ इंदिरा गांधी जी सरकार में आती है, अपनी सरकार बनाती है। फिर बांग्लादेश के क्राइसिस होते हैं, बांग्लादेश का संकट आता है, फिर पाकिस्तान से युद्ध होता है और 1972 में राज्यों के विधानसभा के चुनाव होते हैं और अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी बड़ी लोकप्रिय हो चुकी थी। और कौन सी कांग्रेस की? कांग्रेस आर की, जो कि किसकी थी? इंदिरा गांधी जी की थी। उस कांग्रेस की सरकार बन जाती है। 1971 के चुनाव में एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था, गरीबी हटाओ। उस गरीबी हटाने के नारे में किसको टारगेट किया गया था? दलितों को टारगेट किया गया, आदिवासियों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, बेरोजगार युवाओं को टारगेट करा गया था कि हम गरीबी हटाएंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, ठीक है, हम गरीबों को सम्मान से जीवन जीने के लिए उनको इतना पैसा देंगे, उनको अच्छे रोजगार देंगे, उनको अच्छा खाना पीना देंगे। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। परंतु 1971 में चुनाव होने के बाद 72 में राज्यों में जीतने के बावजूद भी कहीं ना कहीं 73-74 के दौर तक 2-3 सालों में गरीबी हटाओ का जो नारा था वो सिर्फ और सिर्फ एक नारा नजर आया, जमीनी हकीकत उसकी बिल्कुल भी नजर नहीं आई। और जब जमीनी हकीकत नजर नहीं आई तो लोगों ने धीरे धीरे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने कहा है हमेशा कि चाहे सरकार में कितना ही प्रिय लोकप्रिय नेता क्यों ना बैठा हो, परंतु जिस दिन जनता भूख से मरेगी, जिस दिन जनता का ये पेट बोलना शुरू कर देगा, उस दिन जनता फिर नेता नहीं देखती, जनता सिर्फ 2 रोटी देखती है। इसीलिए कहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस का जो आधार है वो इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है। तो अर्थव्यवस्था पर शास्त्र को पढ़ना जरूरी था और इसीलिए हमने आर्थिक संदर्भ पढ़े कि ऐसे क्या क्या कारण हो सकते थे। उस समय जब 25 जून 1975 को आपातकाल देश में लगाया जाएगा, तो उस आपातकाल से पहले क्या स्थितियां बन रही थी, क्या ऐसे हालात हो रहे थे, तो हमने आर्थिक संदर्भ देख लेते। अब आर्थिक संदर्भों में हमने क्या देखा कि पूरे देश में गजब की महंगाई हो रही है, पूरे देश में गजब की महंगाई हो रही है। बांग्लादेश के संकट के कारण 80 लाख लोग यहाँ पर आ गए हैं, उन लोगों का खाना पीना, उनका रहना भी भारत में ही हो रहा था, वो गए भी नहीं वापस, ठीक है। इसके अलावा न्यायपालिका के साथ संघर्ष चल रहा है, केशवानंद भारती केस का आना, ये सब कुछ जो है आधार बनेगा किस चीज का? आपातकाल का। और उसमें आर्थिक संदर्भ हम पढ़ चुके हैं और आर्थिक संदर्भ में जो महंगाई होना, महंगाई बिल्कुल यूं आसमान छूना और बेरोजगारी यूं आसमान छूना, और नीचे जो खड़ा है वो व्यक्ति, जो बेरोजगार व्यक्ति है, वो महंगाई को यूं देखता है, कभी खुद की बेरोजगारी को यूं देखता है। और जब वो यूं देखता है तो फिर यहां से नसों में खिंचाव आता है बच्चों, यहां से नसों में खिंचाव आता है और उसको पेट में भूख लगती है, और भूख लगती है तब पता चलता है साहब मैं तो बेरोजगार हूं, मेरे पास काम धंधा नहीं है और हर वस्तु की कीमत भी इतनी बढ़ गई, मैं खरीदूं तो खरीदूं कैसे? तो फिर उसको गुस्सा आता है सरकार पे, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। ये वही इंदिरा गांधी है जिसने नारा दिया था 1971 में, गरीबी हटाओ। कहां गरीबी हटी हमारी? कहां है अमीरी? कहां बन गया मैं अमीर, मेरे पास आज खाने को नहीं, मैं बेरोजगार हूं। चलो विरोध करो सरकार का। जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा थे उनको जब रोजगार नहीं मिल रहा था, चलो विरोध करेंगे इंदिरा गांधी का।
विरोध करेंगे सरकार का। और सही भी, लोकतंत्र में बिल्कुल गलत नहीं है। मैं किसी पार्टी किसी व्यक्ति का पक्षधर नहीं हूं। मैं कहता हूं बिल्कुल, जब भूख लगेगी, जब महंगाई बढ़ेगी तो सरकार का विरोध करेंगे, क्योंकि हमने सरकार को चुना है। हम लोगों ने सरकार को चुना है। हमने नेताओं को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को, मुख्यमंत्रियों को हमारी सर आंखों पर बिठाते हैं। हम पूरी सबसे हट करके उनको चुन करके बिठाते हैं, आप देश को चलाइए। तो अब अगर हमारे साथ कहीं परेशानी है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। और वो परेशानी, वो समस्या सरकार को दिखाने के लिए आंदोलन किए जाते हैं। और आंदोलन का जो नेतृत्व हो रहा था, आंदोलन की जो शुरुआत करी गई, वो करी गई थी आप जैसे लोगों से, मेरे जैसे लोगों से, मतलब छात्रों से, स्टूडेंटों से शुरुआत करी गई थी। स्टूडेंटों ने उन आंदोलनों की शुरुआत करी। और शुरुआत कहां से होती है? होती है गुजरात की भूमि से और बिहार की भूमि से। कहां से होती है? गुजरात की भूमि से और बिहार की भूमि से। इसलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं गुजरात और बिहार का आंदोलन। गुजरात में छात्रों को बड़ा समर्थन जो मिलता है वो एक बड़े और महान नेता का मिलता है, जिनका नाम था मोरारजी देसाई। वही मोरारजी देसाई जो कि पृथ्वी पर्स के मुद्दे पर सरकार से अलग हो जाते हैं। वही मोरारजी देसाई जो कांग्रेस की अगुवाई कर रहे थे। वही मोरारजी देसाई जो कि 1977 में जाकर करके भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। बड़े ही गजब के जो प्रधानमंत्री हैं वो मोरारजी देसाई गुजरात में छात्र आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। छात्र आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं और सारी पार्टियों को साथ लेकर करके कांग्रेस के खिलाफ होते हैं। बिहार में आज हम एक नई शख्सियत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी। जेपी नारायण जी के बारे में पढ़ेंगे। इनकी संपूर्ण क्रांति के बारे में संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। क्या थी इनकी क्रांति, क्या था इनका मुद्दा, क्या बात थी, सारी बात आज हम जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पढ़ेंगे। तो गुजरात और बिहार का आंदोलन, इन दो बड़े नेताओं के बारे में जानने का भी आज हमें अवसर देगा। और इस गुजरात बिहार के आंदोलन में क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, आइए जानते हैं। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। तो जब 1972 के फरवरी माह में चुनाव हुए, राज्यों की विधानसभा में 1972 फरवरी माह में जब चुनाव हुए, तो वहां पर गुजरात और बिहार राज्य दोनों में ही कांग्रेस की सरकार आ जाती है। अब याद रखिएगा, दिसंबर 1971 में बांग्लादेश के लिए हमने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी है और लड़ाई लड़कर के पाकिस्तान को धूल चटा दी, पाकिस्तान को हमने हरा दिया। तो पूरे देश में, पूरे विश्व में इंदिरा गांधी जी का डंका बजने लगा कि एक महिला प्रधानमंत्री होकर करके उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया, उस पाकिस्तान को जिसका समर्थन अमेरिका कर रहा था। तो यहाँ देश में जो विपक्ष था वो भी इंदिरा गांधी जी की जय जयकार करने लगा और कहने लगा इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। ठीक है, ये तो वैसे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है, ठीक है, विपक्ष वालों ने कहा, पर विपक्ष वालों के मन में बड़ा सम्मान इंदिरा गांधी के प्रति हो गया था और लोगों में तो मतलब बिल्कुल इंदिरा जी फेमस हो चुकी थी। इसलिए 1972 के सभी जो चुनाव हुए सभी राज्यों में, वहां पे ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन जाती है। उसी में गुजरात और बिहार भी इंक्लूड थे। और कौन सी कांग्रेस की? कांग्रेस आर, वही कांग्रेस आर जो कि इंदिरा गांधी जी की है। यहाँ के छात्र आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों की राजनीति पर गहरा असर तो डाला ही, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए। अब जो यहाँ के जो छात्र आंदोलन, कहाँ के? गुजरात और बिहार के, इन्होंने दोनों ने प्रदेश की राजनीति में तो बड़ा प्रभाव डाला ही। ठीक है, प्रदेश की जो राजनीति है, प्रदेश का जो सिस्टम है, उसमें तो बदलाव हुआ है। सरकारें हट गई, सरकारें बदल गई, चुनाव हुए, राष्ट्रपति शासन लगे, बड़े बड़े आंदोलन हुए, सब कुछ तो हुआ। इसके साथ साथ जो देश की राजनीति है उस पर भी दूरगामी प्रभाव, लंबे समय तक का जो प्रभाव था वो प्रभाव, और आने वाले लंबे समय तक वो प्रभाव रहने वाले, ऐसे प्रभाव इस छात्र आंदोलन ने यहाँ पे डाले हैं। तो अब हम यहाँ पे पहले गुजरात का आंदोलन पढ़ेंगे, फिर हम लोग बिहार का आंदोलन पढ़ेंगे। देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सबसे जो महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो युवा है। ठीक है, किसी भी देश के लिए युवा उसकी संपत्ति है, युवा उसका असेट है, क्योंकि हम जितने भी युवा हैं वो आगे जाकर के देश का भविष्य है। और इन युवाओं में जो छात्र है, जो पढ़ रहे हैं आज, और वैसे तो जीवन भर हम सब स्टूडेंट ही रहते हैं वैसे तो, पर फिर भी जो पढ़ाई कर रहे हैं जो छात्र हैं, उन छात्र अगर सड़कों पर आते हैं तो ये सच में बड़ी दयनीय बात है, ये बड़ी सोचनीय बात है, हमें सोचने योग्य बना देती है। क्योंकि जिन छात्रों का काम स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ने का है, जिन छात्रों का काम अच्छी तैयारी करने का है, वो छात्र अगर सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं तो सरकार को इस मुद्दों पर सोचना चाहिए। क्योंकि छात्र वह देश का भविष्य है, जिस देश के भविष्य को घर में बैठ करके अच्छे से अच्छी मेहनत कर करके कलेक्टर इलेक्टर बन के देश को संभालना चाहिए, वह सड़कों पर उतर रहा है। ये थोड़ा सा सोचने का मुद्दा है, ये चिंता का मुद्दा है। तो ऐसी क्या हालात हुई, ऐसे क्या बात हुई जिसके कारण के देश में जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर के आते हैं, वो गुजरात और बिहार में सड़कों पर उतरते हैं और बड़े बड़े नेताओं से समर्थन मांगते हैं कि साहब आप हमारा समर्थन करिए, आप हमें सपोर्ट करिए, सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। अब देखिए, आंदोलन की शुरुआत कब से हो रही है? 1974 के जनवरी से शुरू हो रहा है।
1974 के जनवरी से शुरुआत होती है। गुजरात के छात्रों ने आंदोलन करा। अब आंदोलन करा तो उसका कारण क्या था भाई? आज मीडिया जाएगी, पूछे कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हो बस कर रहे साहब, पता नहीं है, ऐसा तो बोलोगे नहीं, बताओगे ना भाई आंदोलन क्यों कर रहे हो, क्या कारण है, क्यों विरोध कर रहे हो सरकार का? तो बताया गया कि साहब खाद के तेल, खाने पीने का जो सामान है और खाना बनाने के लिए जिस तेल का प्रयोग होता है, और जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जो हमारी मूलभूत वस्तुएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, जो रोटी मिलनी चाहिए, जो चीजें हैं, उन सब की कीमतें बढ़ चुकी है, वो सब महंगी हो चुकी है, और एक तरफ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो फिर वही बात आती है कि मैं बेरोजगार भी हूं, इतना महंगाई होती जा रही है, तो मैं खरीदूंगा कहां से? तो यहाँ पे छात्र आंदोलन जवाब देता है कि साहब हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है। मतलब आमतौर पर मैं सीधी सी भाषा में अगर बात करूं तो महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है बेटा। और महंगाई बढ़ने का अर्थ क्या है कि हर वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होना, हर वस्तु की कीमत इंक्रीज हो जाना ही उसको क्या कहा जाता है? महंगाई कहा जाता है। तो महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, और उसके साथ साथ जितने भी सरकारी पद हैं उन सब पर क्या भ्रष्टाचार था, करप्शन हो रहा था। हर जगह स्टूडेंटों को कुछ काम करवाना पड़ता और करना पड़ता तो उनको पैसे देने पड़ते थे, तो करप्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इस करप्शन के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ा गया। तो महंगाई और प्लस भ्रष्टाचार, इन दो के खिलाफ यहां पर आंदोलन छेड़ा गया है। महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया है। ये तस्वीर मैंने आपको किसकी दिखाई है? भ्रष्टाचार की दिखाई है। नीचे से पैसों का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। नहीं साहब, हम तो पैसा लेते नहीं है, टेबल के नीचे से दे दो, टेबल के नीचे से, मैं नहीं लूंगा, टेबल के नीचे से दे दो, जाओ, ठीक है। नहीं तो कभी बार क्या होता है, ये डायरी, इस डायरी में डाल के चले जाओ, जाओ बाहर जाओ, ठीक है। नहीं तो कुछ ऐसे होते हैं जब पकड़े जाते हैं तो लोगों को देखते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं जो अधिकारी होते हैं, अरे पागल हो, मेरे पास बता पैसा, वो बाहर पियोन खड़ा है, उसको दे जाना, मैं ले लूंगा उससे, जाओ। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आंदोलन था। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शरीक हो गई और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी क्या है, इस आंदोलन को सपोर्ट करा, इस आंदोलन में शामिल हो गई। और विशेष करके जो बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस ओ है, ठीक है, जो कि सिंडिकेट्स की थी, ठीक है, जिसमें बड़े नेता मोरारजी देसाई जैसे जो नेता है वो खुद वहां पर है, ठीक है। तो कांग्रेस और राजनीतिक पार्टियां भी उस आंदोलन में मिल जाती है और फिर फाइनली क्या होता है, गुजरात में लग जाता है भैया राष्ट्रपति शासन। तो यहाँ पे लग गया प्रेसिडेंट रूल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356 के तहत लगा दिया गया है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन। मतलब बताओ 2 साल तक भी शासन नहीं चला। 1972 के फरवरी मार्च में चुनाव होते ही हैं और 1974 के जनवरी फरवरी तक ये कंडीशन आ जाती है। विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराने की मांग करी। तो अब जो विपक्षी दल जितने भी हैं, कांग्रेस आर के अलावा जितने भी जो दल हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने बोला विधानसभा के जो चुनाव है वो वापस कराएं। विधानसभा के चुनाव जो है वो वापस होने चाहिए, फिर से होने चाहिए। जो 1972 में चुनाव हुए थे उनकी जगह वापस चुनाव होने चाहिए। कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं कराए गए तो मैं अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। तो ये मोरारजी देसाई है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने में उस समय एक बड़ा योगदान देने वाले मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर नए सिरे से बिल्कुल नई स्टार्टिंग से यहाँ पे चुनाव नहीं कराए गए विधानसभा के, तो मैं अनिश्चित काल तक क्या है भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। और अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर बैठने का मतलब यह है कि सरकार को मेरी बात माननी होगी, सरकार को चुनाव करवाने होंगे, यहाँ पे फिर से चुनाव कराया जाए और जो सही सरकार है, जो लोकतंत्र समर्थित सरकार है, उस सरकार को यहाँ पे जीतना होगा और उसको यहाँ पे राज्य का संचालन करना होगा। मोरारजी अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी रहे थे, ठीक है। तो जब मोरारजी देसाई है तो ये तो हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं कि मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के थोड़े से विरोधी रहे थे, मुख्य विरोधियों में से एक थे। विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस इस चुनाव में हार गई, ठीक है। अब विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव से ये इतना बड़ा आंदोलन हो चुका था कि मजबूरन 1975 के जून में क्या कराने पड़े, इलेक्शन कराने पड़े, वहां पर विधानसभा के चुनाव कराने पड़े। अब देखिए, आप धीरे धीरे इन चीजों को समझिएगा, ऐसी क्या क्या परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण कि विधानसभा और हमारे लोकसभा के चुनाव अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। नहीं तो पहले 52 में, 57 में, 62 में, 67 तक सिमिलर सा चल रहा था कि भाई लोकसभा के भी साथ हैं और विधानसभा के भी साथ हैं। अब क्या होता है, जैसे कि यूपी में विधानसभा के चुनाव 2022 में हो गए, ठीक है, और अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक में हुए ही हैं। अब नवंबर दिसंबर 2023 में किसके हैं, राजस्थान के आ जाएंगे, मध्य प्रदेश के आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ के आ जाएंगे, फिर अगले साल
2024 में जो है लोकसभा के आ जाएंगे। तो अभी अलग अलग हो रहा है, तो कहां से गणित बिगड़ना शुरू हुआ था वो देख लीजिएगा। तो विधानसभा के चुनाव कराने की मांग हुई, विधानसभा के चुनाव हुए और यहाँ पर क्या है, जो विपक्षी दल है वो जीत जाते हैं। मुख्य बात यहाँ पर है कि कांग्रेस हार जाती है। अब जब जब कांग्रेस का नाम आ रहा है तो एक बात ध्यान रखिएगा, कांग्रेस आर है, इंदिरा गांधी जी वाली कांग्रेस है, कांग्रेस ओ अब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात थी पूरे गुजरात आंदोलन की, मतलब गुजरात आंदोलन कहीं ना कहीं सफल रहा। सरकार के खिलाफ हुआ जो आंदोलन, उसमें सरकार को वहां से हटाया गया, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, चुनाव कराए गए और उस कांग्रेस की हार हुई। जो कांग्रेस महंगाई के खिलाफ कुछ नहीं कर रही थी, जो कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं कर रही थी, उस कांग्रेस की हार होती है और नई सरकार बन जाती है। अब हम बात करते हैं बिहार की। अब 1974 के जनवरी में एक तरफ गुजरात में आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ आ जाइए 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। अब 1974 के जनवरी में जब वहां पर आंदोलन हो रहा है, गुजरात में आंदोलन हो रहा है, तो भाई समस्या तो पूरे देश में लगभग सेम सी थी। तो यहाँ के बिहार के छात्रों ने भी सोचा कि नहीं साहब, अब हमें भी आंदोलन करना चाहिए। और मुद्दे वही हैं, बढ़ती हुई कीमत, ठीक है, भाई हर चीज की महंगाई हो रही है, हर चीज की कीमतें बढ़ती जा रही है। खाद्यान्न के अभाव, मतलब जो खाने पीने का जो सामान है उसकी कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, लोगों को मिल ही नहीं रहा है। बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं तो सरकार ने, इंदिरा गांधी जी ने बड़ा प्रॉमिस करा था कि साहब हम रोजगार देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया और वही भ्रष्टाचार, मतलब मेन बात जो है वही महंगाई प्लस भ्रष्टाचार ही यहाँ पर भी मुद्दा है। तो इसके खिलाफ आंदोलन स्टूडेंटों द्वारा छेड़ दिया गया था। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण जेपी को बुलावा भेजा, ठीक है। अब जयप्रकाश नारायण जी कहाँ के हैं? बिहार के हैं, ठीक है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण कहाँ के हैं? बिहार के हैं। तो बिहार के छात्रों ने सोचा कि उनसे बेहतर नेता तो अभी कोई मौजूद है नहीं, तो उनको बुलाया जाए। उनको बुलावा भेजा गया जयप्रकाश नारायण जी को कि सर आप आइए, और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है ना, इस आंदोलन का नेतृत्व आप करिए, आप हमारी जो डोर है उसको संभालिए, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, बस आप हमारा नेतृत्व कर लीजिए, आप हमें बताते रहिए समय समय पर किस प्रकार से हमें इस आंदोलन को मजबूत बनाना है। तो जेपी जी को बुलावा भेजा गया। जेपी तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। तो तब तक जयप्रकाश नारायण जी है, जो एक्टिव पॉलिटिक्स होती है, जो हमेशा पार्टी के लिए भागना, ये काम करना, वो करना, उन सब कुछ को छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे, सोशल वर्क में लगे हुए थे, ठीक है। जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें लगे हुए थे। ये जयप्रकाश नारायण जी की एक प्रतिमा मैंने आप लोगों को दिखाई है, ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन हिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। यह इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जब छात्र आंदोलन होता है और छात्र जेपी नारायण जी को बुलावा भेजते हैं कि जेपी नारायण जी आप आइए और इस छात्र आंदोलन का नेतृत्व करिए, तो जेपी नारायण जी उस आंदोलन के नेतृत्व को स्वीकार कर लेते हैं कि चलो भाई मैं आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, पर मेरी दो शर्त है। बोले क्या शर्त है? पहली तो ये कि ये जो आंदोलन है ना, हिंसक रहेगा, कहीं पर भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी ऐसा नहीं है तुम आगजनी कर रहे हो, बिल्डिंगों को तोड़ रहे हो और कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंसा से नहीं, हिंसा के रास्ते से चलेंगे, बापू का देश है, बापू के दिखाए हुए मार्ग से अपन लोग चलेंगे, अपन हिंसा नहीं करेंगे, हिंसक रहेंगे। कोई भी विद्यार्थी कुछ भी करे सरकार, ठीक है, पर हिंसक नहीं होना है, किसी को हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है। दूसरी बात बोले प्रॉमिस करो कि ये जो आंदोलन तुम लोगों ने छेड़ा है, ये आंदोलन सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, यह आंदोलन पूरे देश में फैलना चाहिए, और जो पूरे देश की जनता है, उस पूरे देश की जनता का सपोर्ट हम लोगों को मिलना चाहिए। पूरे देश की जो समस्या है वो समस्या सरकार के सामने हम लोगों को रखनी है। तो दो शर्तें जेपी नारायण जी ने रखी कि पहला तो आंदोलन हिंसक नहीं होगा, हिंसक रहेगा, और दूसरा ये आंदोलन सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगा, यह आंदोलन पूरे देश में जाएगा, पूरे भारत में फैलेगा। छात्र आंदोलन तैयार था, छात्रों ने कहा बिल्कुल जेपी नारायण जी आप जैसा कहें हम तैयार हैं, चलिए जेपी भैया अब हम आपके साथ हैं। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई। जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से आ जुड़े थे। अब जो छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी, अब उसने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण कर लिया था, ठीक है, एक पॉलिटिकल कैरेक्टर ग्रहण कर लिया था। क्यों? क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां अब उससे आ करके जुड़ना शुरू हो गई थी और धीरे धीरे ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका था।
पूरे देश में फैल चुका था और जेपी नारायण जी का जो सपना था और जो मुद्दा रखा गया कि पूरे देश में फैलना चाहिए, वो बात फुलफिल हुई, कंप्लीट हुई। अब हर क्षेत्र के लोग आंदोलन में आने लगे। हर क्षेत्र के लोगों का मतलब क्या है, स्टूडेंट भी आ रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉइज जो है, कर्मचारी हैं, वो भी आ रहे हैं, गरीब भी आ रहा है, अमीर भी आ रहा है, हर वर्ग के जो लोग हैं अब उस आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग करी, तो यहां पर जेपी नारायण जी कहते हैं कि बिहार में अभी सुशासन नहीं है, अभी कुशासन चल रहा है, अच्छा शासन नहीं है, यहाँ पर महंगाई बिल्कुल आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, यहाँ पर भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम बिंदु पर पहुंच चुका है, परंतु सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और इन सब में अगर हाथ है तो बिहार की कांग्रेस सरकार का है, इसलिए क्या करे, कांग्रेस सरकार बर्खास्त करी जाए, कांग्रेस सरकार को यहां से हटाया जाए तत्काल रूप से। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा। देखिए, अब संपूर्ण क्रांति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोटल रिवॉल्यूशन, जो बच्चे बिहार के हैं ना, मेरा जो भी लेक्चर देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन कौन आप बिहार से हो। आप लोगों ने संपूर्ण क्रांति के बारे में और जेपी नारायण जी के बारे में क्लास 10th में भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, और मैंने ही पढ़ा है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वहां पर भी जेपी नारायण जी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और बिहार की भूमि से थे जेपी नारायण जी, तो उनके बारे में आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, संपूर्ण क्रांति के बारे में वहां पर पढ़ भी चुके हो, और बहुत बार 10th के बिहार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन भी आए। संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या होता है, टोटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। संपूर्ण का मतलब है बिल्कुल पूर्ण, कंप्लीट, और यहां पर उन्होंने संपूर्ण का अर्थ यह है कि किसी एक प्रकार का नहीं, हर प्रकार, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मतलब जो इंटेलेक्चुअलिटी होती है, ठीक है, जो सोचने की क्षमता होती है, इन सब रूपों से हमें क्या करनी है, क्रांति करनी है। हम किसी पार्टी का, किसी सरकार का विरोध नहीं करते, हमें देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करनी, और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमें क्या करना होगा, संपूर्ण क्रांति को अपनाना पड़ेगा। बिहार में बड़ी बड़ी जनसभाएं करेगी, बड़े बड़े आंदोलन के लिए भीड़ इकट्ठी होती थी, और उस बड़ी बड़ी भीड़ में क्या करे जाते थे, लोगों को शपथ दिलाई जाती थी कि आज से मैं किसी जात पात की व्यवस्था को नहीं मानूंगा, आज से मेरी नजर में कोई ऊंच नीच नहीं होगी। हर वर्ग का, हर समाज का व्यक्ति उन आंदोलनों में जुड़ने लगा। सौगंधें खाई लोगों ने, ठीक है, कि जात पात को हम उखाड़ फेंकेंगे, जात पात की व्यवस्थाओं को हम लोग नहीं मानेंगे, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सबको बराबरी के साथ हम लेकर के चलेंगे। तो अब यहां पर देखिए, अभी जात पात का मुद्दा, सामाजिक मुद्दा, ये कोई इंदिरा गांधी जी से या कांग्रेस से नहीं जुड़ा हुआ है, ये तो समाज में परिवर्तन लाने की बात करेगी। तो और क्या कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ये नहीं कह रहे कि मैं ये कह रहा हूं सिर्फ राजनीतिक रूप से बदलो, सरकार बदल दो, नहीं, अरे भाई, सरकारों बदलने से कुछ नहीं होता, खुद को भी बदलो, सामाजिक रूप से परिवर्तन लाओ, बौद्धिक रूप से अपने सोचने की जो क्षमता है उसमें परिवर्तन लाओ। तो सबसे पहले तो तुम यूनाइट नहीं होगे तो सरकार को क्या, तुम खुद को नहीं बदल पा रहे हो, तो पहले खुद यूनाइट हो, सब ये सब कुछ छोड़ो, ये जात पात ये सब छोड़ो, सामाजिक रूप से आप सब क्या हो जाओ, एक हो जाओ, हम सबको एक होना होगा। तो ये टोटल रिवॉल्यूशन की बात हुई, इस प्रकार से करते हैं। और अगर आप बिहार से हो, नहीं भी हो तो भी आपने सुना होगा, लालू प्रसाद यादव जी का नाम सुना है, सुना है या नहीं सुना, कमेंट बॉक्स में बताना। रामविलास पासवान, ठीक है, रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, जो पहले एक्टर भी थे और अब बिहार की राजनीति में बड़े एक्टिव व्यक्ति हैं। लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, ये सब उस समय से निकले हुए नेता हैं, इन संपूर्ण क्रांति के नारों से निकले हुए नेता हैं। तो इस संपूर्ण क्रांति जो नारा था और जो विचार था जयप्रकाश नारायण जी का, ये विचार, ये इनकी सोच ही इनको महान बनाती। उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर जगह टारगेट नहीं करा, उन्होंने बोला कि हमें पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से क्रांति लानी होगी। और मेरी नजर में क्रांति का अर्थ क्या है, मैं मेरी नजर में बता रहा हूं, क्रांति का अर्थ क्या होता है, रिवॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है। जब हम एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ जाते हैं, तो मैं उसे मानता हूं कि क्रांति है। कुछ बहुत बड़ी चेंजेस हो जाए, एक सडनली चेंजेस हो जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी और जगहों की क्रांतियां पढ़ी होंगी। क्या हुआ, जहां पर हजारों सालों से राजाओं की व्यवस्था चलती आ रही थी, फटाक देने उन व्यवस्था को बदल दिया गया। एक बहुत बड़ा बदलाव था, लाखों की संख्या में लोगों को जोड़ने का काम करा गया। हम कहते हैं कि शहीद भगत सिंह ने युवाओं में क्रांति का जोश भरा। क्या था, जो युवा घर पे सोता था, ऐसे घर पे सोता रहता था, भगत सिंह जी बोल रहे उठो पागलो, भगाओ अंग्रेजों को, जोश भर दिया। एक बड़ा जन समूह युवाओं का आज भी भगत सिंह जी को अपना आदर्श मानता है। तो ये क्या करा, एक बहुत बड़े जन समूह में परिवर्तन कर दिया।
परिवर्तन लेकर के आ गए। तो ये क्या है, क्रांति है, ये रिवॉल्यूशन। तो हमें संपूर्ण क्रांति करनी है, मतलब हमें समाज में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आना है, हमें आर्थिक रूप में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आना है, राजनीतिक रूप में भी हमें एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आना है, हमें सोचने की क्षमता में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आना है। ये बात जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं। तो संपूर्ण क्रांति होने से ही क्या है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगी। और सच्चा लोकतंत्र मतलब जहां पर सब समान हो, सब बराबर हो, सब इक्वल हो, सबके लिए सरकार काम करे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, यही बात है। और इन्हीं की विचारों को फैलाने के लिए पूरे बिहार में लगातार घेराव होते हैं। घेराव का मतलब आप समझते हैं ना, यूं बिल्कुल घेर लेना। जैसे कि भाई बिहार की विधानसभा है तो उसको चारों तरफ घेर लिया कि नहीं साहब विधानसभा को हम घेराव कर लेंगे। बंद होने लगे, आज बिहार बंद है, सपोर्ट में ये हड़तालें होने लगी, लोग वहाँ काम धंधा छोड़ करके घर पे बैठना शुरू हो गए। बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, परंतु सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया। अब देखिए, ये लोकनायक जयप्रकाश जी नारायण जी के द्वारा कहे गए शब्द हैं, ठीक है, कोटेशन है। मैंने ये कोटेशन किताब में नहीं है, ठीक है, और पर ये जैसे आप कहीं पर आंसर लिखते हो या कहीं पर फ्यूचर में यूपीएससी देते हो तो वहां पर ऐसे कोटेशन आपको लिखने में काम आएंगे। तो ये बात जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा कही गई है। क्या कही गई है वो बता देता हूं मैं अभी आपको। संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। देखिए जयप्रकाश नारायण जी, देखिए ये होते हैं महान लोगों के विचार, और विचार ही इंसान को महान बनाते हैं। ये व्यक्ति क्या कहता है कि मेरे लिए संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या है, टोटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है। मेरे लिए संपूर्ण क्रांति का अर्थ यह है कि जो समाज का सबसे दबा कुचला व्यक्ति हो, जो सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति हो, वो व्यक्ति सत्ता के शिखर पे पहुंचे। अगर कभी कोई प्रधानमंत्री बने तो ऐसे दबे कुचले वर्ग का बने, कभी कोई बड़े मंत्री बने तो इस वर्ग का बने। तो ये जो सत्ता के शिखर पे, जो पावर का जो टॉप है, उस पर मैं किसको पहुंचाना चाहता हूं, इन लोगों को पहुंचाना चाहता हूं, जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले जो व्यक्ति हैं, उसको पहुंचाना चाहता हूं। और जब वो पहुंच जाएंगे, वही मेरे नजर में संपूर्ण क्रांति है, टोटल रिवॉल्यूशन है। ये विचार है जयप्रकाश नारायण जी के। आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ, ठीक है। तो जो आंदोलन का प्रभाव है वो राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आंदोलन धीरे धीरे पूरा हम लोगों को क्लियर करना होगा। ओके, जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि ये आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैले। तो अब यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ये चाहते हैं कि जो आंदोलन, छात्र आंदोलन जो बिहार से शुरू हुआ है, जो छात्र आंदोलन बिहार से शुरू हुआ है, वो अब धीरे धीरे पूरे भारत में फैले, वो दूसरे हिस्सों में फैलना शुरू होगा। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। अब देखिए यहां से और भी इंटरेस्टिंग बात है, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। आप एक बार इस चीज को समझिएगा कि आज भी भारत में अगर सरकार के पास सबसे बड़े जो सेक्टरों में से एक है वो रेलवे है, बहुत बड़ा सेक्टर है। पूरे दुनिया में हमारा रेलवे का नेटवर्क शायद दूसरे तीसरे नंबर पर आता है, और पूरे एशिया में हमारा नेटवर्क पहले नंबर पर आता है। और रेलवे एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को, सामान को ले जाने में भी एक बहुत बड़ा योगदान देता है, लोगों का भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में एक बहुत बड़ा योगदान देता है, ठीक है। मतलब लोगों के और वस्तुओं के परिवहन में एक जगह स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में बड़ा योगदान रेलवे का। अब सोचो अगर वो रेलवे के लोग स्ट्राइक में बैठ जाए, ट्रेनों को खड़ा कर दे और ये संपूर्ण क्रांति के नारे लगा रहे हैं, इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं, मतलब आप सोचिए कि पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी, लोग जहां के जहां हैं वहां के वहां स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। रेलवे का इतना बड़ा पावर है, रेलवे की इतनी बड़ी ताकत है रेलवे की। और रेलवे से याद आया, आप सभी को भी पता है कि कुछ दिनों पहले उड़ीसा के बालासोर में एक घटना हुई जहाँ पर ट्रेनों का टकराव हुआ, उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई और काफ़ी हॉस्पिटल में एडमिट है। बड़ी दुखद घटना है ये, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी मिस्टेक हुई उस मिस्टेक को सरकार को पहचानना चाहिए, और सरकार बिल्कुल कोशिश कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद वहाँ जा कर के जाँच की बात करते हैं, जो मरीज हैं उनसे मिल कर के आते हैं, और पूरा आश्वासन उन्होंने देश को दिया है कि पूरी जांच होगी, जांच होनी भी चाहिए, और जहां मिस्टेक थी उस मिस्टेक में सुधार होना चाहिए। परंतु जो लोग चले गए हैं वो चले गए, उनको वापस लाया नहीं जा सकता। परंतु लर्न एंड शेयर की टीम की तरफ से जो लोग चले गए हैं उनको आत्मा को शांति मिले, और बाकी जो लोग अभी हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। ऐसी रेल दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है। और आपने शास्त्री जी के बारे में पढ़ा था कि जब वो रेल मंत्री थे ऐसी घटनाएं हुई तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। तो ऐसी रेल घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा जन समूह हमारे रेलवे में सफ़र करता है, ठीक है। आत्मा है, रीढ़ की हड्डी है भारत की, और लोगों के लिए वो बिल्कुल एक आत्मा की तरह काम करता है।
बहुत हर जगह जाने में आने में बहुत मदद रेलवे की होती है, तो वही रेलवे एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर देगा। इससे देश के रोजमर्रा के कामकाज के ठप हो जाने का खतरा पैदा हो गया। तो अब इससे देश में जो रोजमर्रा का जो डेली कामकाज होता था वो ठप हो गया, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह कच्चा माल कहीं जा रहा है, लोग आस पड़ोस में कहीं जा करके लोकल ट्रेनों में जा करके काम धंधा कर करके आ रहे हैं, वो सारे काम ठप हो गए, सब बैठ गया, पूरे देश में ट्रेनें बंद कर दी गई। 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। देश की राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। अभी ये रेल हड़ताल हम लोग पढ़ेंगे, 1974 की जो रेल हड़ताल है इसकी भी चर्चा करेंगे अलग से, जो कि बॉक्स में दिया हुआ था। अब यहाँ आगे कंटिन्यू करिएगा। 1975 में जेपी ने संसद मार्च का नेतृत्व किया। संसद मार्च का मतलब हम संसद तक क्या है मार्च करेंगे, हम एक रैली से निकालेंगे, हम लोग एक पैदल यात्रा ऐसे करेंगे। और राजधानी में अभी तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी, इससे पहले कभी इतनी बड़ी भीड़ देखने को राजधानी में नहीं मिली। जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ का, ठीक है, जो कि आज आप बीजेपी मान सकते हैं, कांग्रेस ओ का जो कि सिंडिकेट की थी, भारतीय लोक दल और सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिल चुका था। ठीक है, जो सब कांग्रेस के जो खिलाफ थी उन सब का समर्थन यहाँ पे किसको मिल चुका है, जयप्रकाश नारायण जी को मिल चुका है। इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश करा। तो ये सारे जो दल हैं, ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने जेपी को, जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया कि इंदिरा गांधी जी के जगह कौन हो सकता है, जेपी नारायण हो सकता है। इंदिरा नहीं तो कौन, जो ये पूछा करते थे कि अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं तो कौन बनेगा, बोले जेपी नारायण बन सकता है। जेपी नारायण सही व्यक्ति है देश को चलाने के लिए, जिसके विचार में ही यह हो कि सबसे दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर पहुंचाना हो, वह व्यक्ति ही देश का विकास कर सकता है, हर व्यक्ति का विकास कर सकता है। तो जेपी जी को एक ऑप्शन के रूप में देखा गया कि इंदिरा गांधी की जगह जयप्रकाश नारायण को आगे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बहरहाल जेपी के विचारों और उनके द्वारा अपनाई गई जनप्रतिरोध की रणनीति की आलोचनाएं भी मुखर हुई। अब देखिए, राजनीति है तो राजनीति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचता जिसकी बुराई ना हो, तो जयप्रकाश नारायण जी की भी बुराई हुई। जो उनका जन प्रतिरोध की रणनीति थी उसकी आलोचना करी गई कि इस प्रकार से जो विरोध कर रहे हैं ये गलत है। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो गुजरात और बिहार में आंदोलन हुए ना, ये व्यवस्थाओं के खिलाफ आंदोलन नहीं है। लोगों को, बच्चों को, छात्रों को भड़काया गया है कि कांग्रेस के विरोध आंदोलन करो, तो ये कांग्रेस विरोधी आंदोलन है, ये व्यवस्थाओं के खिलाफ आंदोलन नहीं है। बोले कोई महंगाई नहीं है, कोई खाद्यान्न की कमी नहीं, ये कांग्रेस के विरोध आंदोलन है। कहा गया कि ये आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ चलाए गए हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि जो राज्य सरकार है उसके खिलाफ आंदोलन थोड़ी थे, ये तो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आंदोलन है, मतलब एक व्यक्ति के खिलाफ ये तो आंदोलन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर व्यवस्था कोई खराब नहीं है, राज्य सरकार कोई खराब नहीं है। तो इंदिरा गांधी जी को दिखाने के लिए कि साहब देखो, हम अभी रुके नहीं है, हम आपके खिलाफ लड़ेंगे और आपके खिलाफ ये आंदोलन है। इंदिरा गांधी का खुद का मानना था कि यह आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध के से प्रेरित है। तो इंदिरा गांधी जी खुद कह रही थी कि यह आंदोलन मेरे से, पर्टिकुलर मेरे विरोध में है, बाकी कोई सरकारों के या बाकी किसी के विरोध में नहीं, ये मेरे प्रति व्यक्तिगत विरोध है। ये चलिए दोनों पक्षों की अपनी बात है, इंदिरा गांधी जी का अपना मानना था और बाकी जो विपक्षी दल है उनका अपना मानना था, दोनों बातें ठीक थी। पर देखिए ऐसा तो है नहीं, समस्या तो थी कहीं ना कहीं। ठीक है, खाद्यान्नों का भाव, महंगाई चरम सीमा पर थी, ये तो थी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही परेशानी नहीं थी। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि सरकार के खिलाफ, और देखो विपक्ष का होना भी बड़ा जरूरी है, विपक्ष होगा तो ही लोकतंत्र है, नहीं बिना विपक्ष का तो काय का लोकतंत्र है। तो विपक्ष था और वो विरोध करा तो अपनी जगह ठीक है, उसमें कोई कमी गलत वाली बात नहीं है। ठीक है, परंतु इंदिरा गांधी जी के खिलाफ था या किसके खिलाफ था वो पता नहीं, पर विपक्ष है तो वो विरोध करेगा, सरकार की गलतियां गिनाएगा। और समस्या ये थी तभी तो छात्र आंदोलन कर रहा, नहीं तो नहीं करता वो। अब बात करते हैं 1974 की रेल हड़ताल की। देखिए आज अगर रेलवे एक दिन रुक जाता है ना तो सारी जगह बड़ा हड़कंप सा बन जाता है, बहुत से काम रुक जाते हैं। आप कभी मुंबई में जाएंगे तो मुंबई में देखेंगे लोकल ट्रेन अगर एक दिन रुक जाए ना तो लोगों की जिंदगी रुक जाती है, बहुत बड़ा प्रभाव वो लोकल ट्रेनें डालती है। तो रेलवे के रुक जाने से, एक दिन के रुक जाने से बहुत बड़ा नुकसान रेलवे को होता है, भारत सरकार को होता है, भारत को होता है। आप कभी कभार देखते हो कि कोई किसी वर्ग का व्यक्ति या समूह जब आंदोलन करता है और रेलवे के ट्रैकों को जाम करता है, रोकता है रेलवे ट्रेन को, और रेल की पटरियाँ उखाड़ दी जाती है और कर दिया जाता है, इन चीज़ों के समर्थन में मैं कभी भी नहीं हूँ, गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कर दिया जाता है तो उससे जो रेलवे का नुकसान होता है, जो देश को नुकसान होता है, देश की संपत्ति को नुकसान होता है, वो बड़ा चिंता का मुद्दा है। तो इसी प्रकार की एक 1974 में रेलवे हड़ताल करेगी
सारे रेलवे के जो कर्मचारी हैं उन सब ने काम धंधा छोड़ करके क्या कर दिया, सरकार के खिलाफ चले गए। वो क्यों गए? उनका कहना था कि साहब हमारा जो पेमेंट है उस पेमेंट में वृद्धि हो, हमें बोनस मिले, हमारी जो सेवा है उसमें और थोड़ी बढ़ोतरी हो। मतलब सरकार से उनकी कुछ अपनी मांगे थी, कुछ अपनी डिमांड थी। रेलवे कर्मचारियों को ये लगा कि अभी एक अच्छा समय चल रहा है जब पूरा देश सरकार के खिलाफ है, तो हम भी इसमें जुड़ जाते हैं। एक तो वो आंदोलन भी मजबूत होगा और एक हमारी मांग भी हो सकता है सरकार सुन ले। परंतु सरकार ये मांग सुनती है या नहीं सुनती वो अभी आपको पता चलेगा। परंतु इस हड़ताल की जो शुरुआत होती है वो होती है बच्चों 8 मई से। 8 मई 1974 से। कब तक चलती है गुरुजी? ये चलती है बेटा 27 मई 1974 तक चलती है। टोटल कितने दिन तक चली? 20 दिन तक ये हड़ताल चलती है। 20 डेज तक ये हड़ताल चलती है। अब ये 20 डेज तक हड़ताल जो चली वो सफल हुई या असफल वो आइए जानते हैं। रेल कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। तो रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति, तो रेलवे कर्मचारियों के जो संघर्ष करते हैं, मतलब रेलवे कर्मचारियों के साथ जो भी समस्या हो उसकी आवाज उठाने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति बना रखी थी। समन्वय का मतलब क्या होता है? तालमेल बनाने वाली। ठीक है, तो पूरे देश में सारे रेलवे कर्मचारियों के बीच में तालमेल बनाने वाली जो समिति है, उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में पूरे रेलवे के कर्मचारियों की क्या है, एक रेल हड़ताल बुलाई कि भाई मतलब पूरे देश के जितने भी रेलवे कर्मचारी है वो सब क्या है, एक साथ मिलकर के क्या करेंगे, रेल हड़ताल करेंगे, राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। मतलब जो पूरे राष्ट्र में व्याप्त होगी, जो पूरे राष्ट्र में होगी, ऐसी हड़ताल करने जा रहे हैं। बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल का यह आह्वान किया गया था। सरकार इन मांगों के खिलाफ थी। बोनस मिलना चाहिए, ठीक है, और सेवा से जुड़ी जो शर्तें हैं इन संबंधों को लेकर के अपनी मांगे रखी गई। साहब हमारी ये मांगे मानी जाए, सरकार हमारी ये मांग करे, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। परंतु सरकार ने मना कर दिया, सरकार इन मांगों के खिलाफ थी। ऐसे में भारत के इस सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी 1974 के मई महीने में हड़ताल पर चले गए। तो जब इन मांगों पर बिल्कुल भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम, मतलब जो सबसे बड़ा जो सरकार के अंडर में जो सेक्टर है उनमें सबसे बड़ा सेक्टर यह है, और उसके कर्मचारी 1974 की मई के महीने से क्या चले गए, हड़ताल पर चले गए। कितनी तारीख को? 8 मई को। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से मजदूरों के असंतोष को बढ़ावा मिला। अब जब रेलवे के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी तो ये सारे जो मजदूर हैं सब असंतोष थे कि सरकार हमारी बात सुन ही नहीं रही, सरकार हम पर ध्यान ही नहीं दे रही। इस हड़ताल से मजदूरों के अधिकार जैसे मसले तो उठे ही, ये सवाल भी उठा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए अब ये तो मुद्दा उठा है कि जो हड़ताल जो मजदूर कर रहे हैं उनके अधिकार क्या है, कैसे नहीं है, उन बातों का तो मुद्दा उठाया गया। इसके साथ ये मुद्दा भी था कि जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो जरूरी सेवा है, क्या उनके कर्मचारी हड़ताल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि रेलवे एक आवश्यक सेवा थी, एक जरूरी सेवा थी। काफी लोगों का आना जाना रुक गया, काफी हर जगह क्या है, स्टॉपेज लग जाता है, पूरी जिंदगी, रोजमर्रा जिंदगी रुक जाती है। तो ऐसी आवश्यक सेवा, ऐसी डेली सर्विसेज जो इंपॉर्टेंट है, क्या इनके कर्मचारी हड़ताल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो फिर ऐसे सेवाएं रुकती रही तो बड़ी समस्या की बात है, और नहीं कर सकते तो फिर क्या मजदूरों के उनके अधिकार नहीं? दोनों तरफ से सवाल उठेंगे। सरकार ने इस हड़ताल को अवैधानिक करार दिया। सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। तो सरकार ने बोला ये अवैधानिक है, इलीगल है, ये तो इनको ऐसा करना ही नहीं है, इलीगल बोल दिया, बोला गलत है, ये तो कानूनी रूप से ही गलत है। और ये जो मांग कर रहे हैं सारी फालतू बातें हैं, ऐसी मांग सरकार बिल्कुल भी नहीं मानेगी। ठीक है, चाहे बैठे रहो जब तक बैठे रहना, सरकार बिल्कुल भी मांग नहीं मानेगी। उसने इसके कई नेताओं को गिरफ्तार किया और रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना को तैनात कर दिया। तो सरकार ने क्या करा, जितने भी बड़े बड़े नेता थे जो इस रेलवे हड़ताल में थे उन सबको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। चलो भाई आप भी जेल में, आप भी जेल में, आप भी जेल में। और रेलवे लाइनों की सुरक्षा के लिए कि भाई कल को ऐसा ना हो ये रेलवे लाइनों पर जाकर के पटरियां उखाड़ दे, ट्रेनों को कर दे और कर दे, ऐसा कर दे, तो इसकी सुरक्षा के लिए सेना को तैनात कर दिया, रेलवे लाइनों पर सेना को तैनात कर दिया। देखिए ये रवैया थोड़ा सा सरकार का गलत है, ये रवैया गलत है। सरकार को जनता की सुननी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो। एक अच्छा शासन, एक बेहतर शासन वही होता है जिसमें कम से कम मतलब लोग सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करें और करें कम से कम। ठीक है, और विरोध प्रदर्शन बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र की ये खूबी है कि आप लोकतंत्र में विरोध कर सकते हैं। आप जाइएगा कभी उत्तर कोरिया में, किम जोंग उन, गोल गोल फेस, क्या वहां जाकर के आप कभी आंदोलन कर सकते? कभी नहीं कर सकते। चीन में कर लेंगे क्या आप? रूस में करने देगा आपको आंदोलन? कभी नहीं करने देगा। ये लोकतंत्र की विशेषता है कि आप आंदोलन कर सकते हैं और आंदोलनों से सरकार को पता चलता है कि हमारी कहाँ कमी है, हम सुधार कर सकें।
तो आंदोलन अगर हो रहा है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द उस आंदोलन को खत्म करा जाए, लोगों की बातों को सुना जाए और लोगों को उस हिसाब से अपना न्याय दिया जाए। ऐसा ना हो कि सरकार बिल्कुल ही नजरअंदाज करके बैठे, सरकार सुने ही ना, ये गलत बात है। ऐसे में 20 दिन के बाद ये हड़ताल बगैर किसी समझौते के वापस ले ली गई। तो 20 दिन तक ये हड़ताल चली और बिना किसी समझौते के इसको वापस वैसा का वैसा ही ले लिया गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हड़ताल थी वो थोड़ी सी असफल रही, परंतु इस हड़ताल से जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था उसको एक बहुत बड़ा बल मिला, बहुत ज्यादा मजबूत वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होता है। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका से संघर्ष। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट विथ जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी के साथ न्यायपालिका के साथ संघर्ष। न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासक दल के गहरे मतभेद पैदा हुए। तो न्यायपालिका के और जो सरकार है, अब देखिए न्यायपालिका में किसकी बात होगी? सुप्रीम कोर्ट की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कौन सी सरकार के साथ मतभेद है? केंद्र सरकार के साथ मतभेद है। तो अब यहाँ पर राज्य सरकार के साथ होता तो पहले हाई कोर्ट के साथ मामला होता, ठीक है, हाई कोर्ट और उसका, परंतु यहाँ पर सीधा केंद्र सरकार का है तो सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। अब केंद्र सरकार के मामले किसी राज्य के हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं करेंगे, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के साथ जो सरकार है उसका मतभेद होता है। मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों में थोड़ा सा मतभेद है। भारत के संविधान ने शासन के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बनाया, तीनों को अपनी अपनी शक्तियां सौंपी, तीनों को अपने अपने काम सौंपे, परंतु यहाँ पर क्या हुआ कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि न्यायपालिका वाले चैप्टर कक्षा 11 का अध्याय 6 का आप लोग चैप्टर 6 जो न्यायपालिका उसका लेक्चर 2 देखिएगा, वो मैंने लेक्चर 1 के डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी डलवाया था, उसको देखिएगा, उससे आपको स्थिति बहुत समझ में आएगी। कैसे आएगी वो भी मैं आपको आगे समझाता हूँ, चलिए मेरे साथ। इस क्रम में 3 संवैधानिक मसले उठे। देखिए उस समय के दौर में 3 सवाल सरकार ने या कार्यपालिका ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया वो देखते। पहला सवाल था, क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर देगी? क्या मौलिक अधिकारों को कम करना, ज्यादा करना, ऐसा कर सकती है सरकार? तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? संसद ऐसा नहीं कर सकती। देखिएगा, कार्यपालिका सवाल कर रहा है, कर सकते हैं हम लोग, संसद कर सकती है? बोले नहीं कर सकती। दूसरा सवाल, क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट-छांट कर सकती है? तो पहले तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार था, उसमें काट-छांट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? नो 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 नो, सरकार संविधान में इस तरह संशोधन नहीं कर सकती कि अधिकारों की कटौती हो जाए। तो ऐसा संशोधन नहीं करना है जिससे कि अधिकारों की कटौती हो जाए, अधिकार ही कम हो जाए। फिर तीसरी बात बोली गई कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। मतलब डीपीएसपी को लागू करने के लिए क्या मौलिक अधिकार कम करे जा सकते हैं? फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना 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 बाबा ना, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना, मेरी तुझ पे नजर है। ठीक है ना, इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना बाबा ना, बिल्कुल भी नहीं। तो आप ना मौलिक अधिकार को हटा सकते हैं, ना आप संपत्ति के अधिकार में काट-छांट कर सकते हैं, और आप ऐसा ना कि नीति निर्देशक तत्व के चक्कर में आप मौलिक अधिकारों को कम कर दो, ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बोले फिर करेंगे क्या? तो आइए आगे देखते हैं। केशवानंद भारती के मशहूर मुकदमे के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, ठीक है, जिसका जजमेंट 24 अप्रैल 1973 में आया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है और संसद इन ढांचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती। तो इसी मामले में, केशवानंद भारती मामले में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संविधान के जो बुनियादी ढांचा है उन बुनियादी ढांचागत में संसद संशोधन नहीं कर सकती, उसको नहीं बदल सकती, उसको चेंज नहीं कर सकती। 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ था। अब यहां पर देखिएगा, अब आप याद करिए बच्चों, वो दौर, वो समय याद करिए जब हमने क्लास 11th में न्यायपालिका का चैप्टर पढ़ा था, और उसमें जो मैं आपको लेक्चर 2 बता रहा हूं ना, वो कौन सा था? न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिसमें मैंने पूरा बताया था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज कैसे बनते हैं। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक परंपरा चलाई गई थी। परंपरा क्या चलाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी जज होंगे उनमें से जो सबसे वरिष्ठतम होगा, मतलब जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा, जिसकी सबसे ज्यादा एज होगी, उसको भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। ये परंपरा चलती हुई आ रही थी। इस परंपरा को अभी तक भारत में 3 बार तोड़ा गया। एक बार 1964 में, ठीक है, नेहरू जी के समय पर। उस समय क्या था, जो वरिष्ठ थे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उस कारण दूसरों को लिया गया, तो उसको हम टूटना नहीं मानते, उसको परंपरा को टूटना नहीं मानते। फिर दूसरा आता 73-74 में, जो अब भी है, और फिर तीसरा आता 77 में,
जो ये दोनों ही थोड़ा सा विवादित माने गए, विशेष करके ये। अब यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही केशवानंद भारती के मुकदमे के बाद ही मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया, मतलब उस फैसले के बाद ही क्या हुआ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हो गए रिटायर। अब रिटायर हो गए तो नया मुख्य न्यायाधीश बनाना है, और नए मुख्य न्यायाधीश का मतलब सीधा सा ये है कि भैया जो सबसे वरिष्ठतम होगा आप उसको मुख्य न्यायाधीश बना दीजिए। अब किसको बनाया जाए? सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चली आ रही थी। कब से? नेहरू जी के समय से चली आ रही थी कि भाई जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जो सबसे सीनियर जस्टिस होगा, उसको क्या कर दिया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। ऐसी परंपरा भारत में चली आ रही थी। लेकिन 1973 में सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। समझ रहे हो? अब ये 3 न्यायाधीश कौन थे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना? वो 3 ऐसे कौन न्यायाधीश थे जिनको सरकार ने अनदेखी करी? अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? तो बोला ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखना उस लेक्चर को। 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी कर दी और A.N. रे को क्या कर दिया? मुख्य न्यायाधीश बना दिया। अब आप ये पूछोगे सर A.N. रे जी को ही क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि बच्चों इन्होंने क्या है भाई, उस समय 13 जज बैठे थे संवैधानिक बेंच में, केशवानंद भारती वाले में, और उसमें 7 ने ये बोला कि जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला मामला है ना, ये ठीक है, होना चाहिए कि ऐसा आप हर चीज में बदलाव नहीं करेंगे, तो संविधान का जो ढांचागत है, जो मूलभूत है, उसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो 7 ने पक्ष में रखे, 6 बोले नहीं नहीं ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 6 ने विपक्ष में बोला। अब जो 3 का नाम है ना, वो 3 उन 7 वाली लिस्ट में है, और जो A.N. रे जी है वो 6 वाली लिस्ट में। मतलब ये जैसा इंदिरा गांधी जी चाहते थी कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, वैसे A.N. रे जी भी चाहते थे। तो चौथे नंबर पे इनका वरिष्ठता में नंबर था कि हाँ साहब ये चौथे नंबर पे वरिष्ठ है। उन 3 को इसलिए हटाया गया क्योंकि शायद उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का सपोर्ट करा। केशवानंद भारती मामले में ये जजमेंट सुनाया कि संविधान का जो मूलभूत ढांचा होगा उसको नहीं बदला जाएगा, उसको चेंज नहीं करा जाएगा। तो इसलिए शायद इंदिरा गांधी जी उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बना दिए, और फिर वो तीनों वहां से अपना इस्तीफा सौंप देते हैं कि साहब ये न्यायपालिका के साथ गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या। ये A.N. रे जी है। यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी इस मामले में की थी कि उन्होंने सरकार को इस कदम के विरुद्ध फैसला दिया है, तो ये विवादास्पद बन गया। विवादास्पद क्यों बना? क्यों विवाद में आया? क्यों कॉन्ट्रडिक्टरी में ये मुद्दा है? क्योंकि इसलिए आया क्योंकि जिन 3 को सरकार ने हटाया था, 3 की वरिष्ठता को सरकार अनदेखी कर गई, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के अनुसार जो काम होना चाहिए था उसके खिलाफ जाकर के फैसला दिया था केशवानंद भारती मुकदमे में। तो इसलिए मुद्दा बन गया कि इसलिए इनको नहीं बनाया गया क्योंकि ये केशवानंद भारती केस में सरकार के खिलाफ थे, और सरकार के खिलाफ थे तो इसलिए सरकार ने इनसे बदला लिया है। और जो चौथे नंबर पर जो वरिष्ठतम न्यायाधीश थे उनको क्या करा गया? मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। देखिए बच्चों, एक चीज आप देखिएगा, जब जब कार्यपालिका मजबूत होती है, मतलब सरकार को प्रचंड बहुमत मिलता है, तो वो कार्यपालिका क्या करने की कोशिश करती है? न्यायपालिका को ओवरटेक करने की कोशिश करती है कि साहब न्यायपालिका से ज्यादा ताकत किसके पास होनी चाहिए? हमारे पास होनी चाहिए। अभी इंदिरा गांधी जी को भी यही महसूस हो रहा है कि न्यायपालिका है ना लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है, ये सरकार की पावरों को छीन रही है, और जिस देश में संसदीय व्यवस्था है, संसद सर्वोच्च है, उनकी बातों की अवहेलना न्यायपालिका कर रही है, तो गलत कर रही है न्यायपालिका। तो सरकार बिल्कुल क्या हो जाती है? प्रचंड बहुमत जब मिल जाता है, बहुत भयंकर वाला बहुमत सरकार को मिल जाता है, जो वो मजबूत रहती है संसद में, तो न्यायपालिका से आगे जाने की कोशिश करती है, नहीं न्यायपालिका गलत है, जुडिशरी गलत है। और जब कार्यपालिका कमजोर होती है, मतलब गठबंधनों की सरकारें बनती हैं, कभी भी सरकारें गिरने की, तो अब जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार को संभाले या क्या करे? तो उस समय न्यायपालिका थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करती, नहीं साहब कार्यपालिका से भी ज्यादा हमारे पास पावर होनी चाहिए। तो अब भी कौन सी वाली कंडीशन? पहली वाली, जहां पे कार्यपालिका खुद को न्यायपालिका से आगे ले जाने की कोशिश करे, सरकार खुद का दबदबा चाहती है न्यायपालिका पर, जो कि गलत है। ऐसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधाराओं का बड़ी तेजी से घालमेल हुआ। तो संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधाराओं का बड़ी तेजी से घालमेल हुआ। संविधान की कुछ भी व्याख्या हो रही है, कुछ भी राजनीतिक विचारों को यूं मिला दिया, चलो ठीक है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जो कि गलत बात थी। जो लोग प्रधानमंत्री के नजदीकी थे वे एक ऐसे प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की जरूरत के बारे में बातें करने लगे जो विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करे। तो जो प्रधानमंत्री के नजदीकी थे, जो प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल खास थे, और ऐसी प्रतिबद्ध न्यायपालिका और नौकरशाही की जरूरत महसूस करने लगे। उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसी न्यायपालिका और ऐसी नौकरशाही, मतलब ऐसे अधिकारी होने चाहिए और ऐसी न्यायपालिका होनी चाहिए जो कि विधायिका, ठीक है, और कार्यपालिका के अनुकूल काम करे, मतलब जैसा विधायिका चाहे, जैसा कार्यपालिका चाहे, उस अनुसार न्यायपालिका और नौकरशाही काम करे। ये बिल्कुल गलत बात है।
सच में देखिए, लोकतंत्र को बचाए रखने का जो जिम्मा है ना, वो न्यायपालिका के पास है। और न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जो 3 जजों ने उस समय इस्तीफा दिया कि नहीं साहब ये लोकतंत्र के साथ गलत हो रहा है, तो आज हम उन 3 जजों के बारे में पढ़ रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करी। तो न्यायपालिका का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है, न्यायपालिका का स्वतंत्र रहना जरूरी है। ये जितने भी लोग जो सोचते हैं कि नहीं साहब ऐसी न्यायपालिका हो जो विधायिका और कार्यपालिका के अनुकूल हो, तो भैया फिर भूल जाना कि आपके अधिकार है, तो अधिकार भी सब कुछ सरकार के हाथ में, सब कुछ ही सरकार के हाथ में आ जाएगा। और जिस दिन सब कुछ सरकार के हाथ में आ गया ना, तो उस दिन भैया सरकार किसी की नहीं सुनेगी, फिर सरकारें तानाशाही हो जाएगी। क्योंकि आज हमारे पास ये एक ऑप्शन होता है कि सरकार ने भी अगर गलत करा है तो साहब मैं सुप्रीम कोर्ट भाग जाऊंगा। जैसे अंधेरे में एक प्रकाश की किरण दिखती है और हम खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब सारी जगह से हम परेशान हो जाए तो हमें दिखता नहीं साहब हम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा में खटखटाऊंगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के कार्यपालिका के अधीन आ गए तो फिर तो वो दरवाजा कहीं बचेगा ही नहीं, फिर तो सरकार पे कोई कंट्रोल होगा ही नहीं। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा है कि भगवान भी सबको सब कुछ इसलिए नहीं देता कि कल को खुद को भगवान समझने लगेगा। तो वो तो सरकार है, उसके पास तो जब न्यायपालिका का भी यूं कवच नहीं रहेगा, न्यायपालिका की उसके सिर के ऊपर नहीं रहेगी, तो फिर अपने आप को आजाद समझेंगे। सरकार जो मन में आएगी वो करेगी, जो कि गलत है। तो सरकार पर अंकुश लगाने का काम भी भारत का संविधान करता है। हमने पढ़ा है कक्षा 11 के संविधान की किताब में अध्याय 1 में कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो उसमें एक काम यह भी था कि वो सरकार पर अंकुश लगाने का काम करता है। और जो सरकार पर अंकुश लगाया जाता है उसको हम संविधानवाद कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं बेटा। तो न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। इस संघर्ष का चरम बिंदु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। तो काफी दिनों तक ठीक है, इंदिरा गांधी जी का चल रहा था, कोई बात नहीं, परंतु जब मुद्दा और ज्यादा गर्मा गया तब एक उच्च न्यायालय ने, मतलब एक हाई कोर्ट ने, और ये हाई कोर्ट कहां का है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, जो कहां पर था, इलाहाबाद में था। इलाहाबाद या आज के प्रयागराज, वो इलाहाबाद या प्रयागराज के उच्च न्यायालय के जस्टिस ये फैसला सुनाते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने जो 1971 में चुनाव लड़े थे वो निर्वाचन अवैध है, वो गलत है। इंदिरा गांधी जी सांसद नहीं रहेंगी, और अगर वो सांसद नहीं है तो 6 महीने के अंदर चुनाव लड़के के पहुंचे, नहीं तो वो भारत की प्रधानमंत्री भी नहीं रहेगी। ठीक है, और क्यों बोला, क्योंकि बोला आपने सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल करा है, आपने सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करा है। ये जो बाकी की कहानी है कि अब आपातकाल की घोषणा होने वाली है, अब बिगुल बजने वाला है कि अब देश में आपातकाल लगेगा, अब बिगुल बजेगा। ठीक है, आपातकाल आपातकाल आपातकाल। तो ये जो आपातकाल की घोषणा का जो है, ये घोषणा हम करेंगे अगले लेक्चर में। जब तक आप पढ़ते रहिए, इन चीजों को समझिए, अपने चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।